मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। किसी आम अपराधी की तरह मिमियाता अतीक अहमद। उसने सच ही कहा, सीएम योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो वादा किया था उसे पूरा भी कर दिखाया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। खुद अतीक, उसका भाई और बेटे जेल में हैं। पत्नी के सिर पर इनाम है। करोड़ों की जायदाद को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। हालांकि उसका ये हाल हमेशा नहीं था। सियासत और गुनाह के दम पर दूर दूर तक उसके खौफ की हुकूमत चलती थी। अतीक के खौफ की शुरुआत 44 साल पहले हुई। इस दौरान उसके खौफ की अनगिनत कहानियां सामने आईं, लेकिन हम सुना रहे हैं उसके आतंक की वो 30 कहानियां जिन्होंने उसे आगाज से अंजाम तक पहुंचा दिया। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद के खौफ की कहानी 44 साल पहले शुरू हुई, लेकिन हम आपको अतीक अहमद से जुड़ी हुई 30 वो कहानियां सुना रहे हैं जिन्होंने अतीक को आगाज से अंजाम तक पहुंचा दिया। अपने खौफ का तिलिस्म रचने के लिए अतीक अहमद अक्सर एक जैसे लिबास में नजर आता है। वो अक्सर सफेद कुर्ते पायजामे और सिर पर सफेद साफे में नजर आता है। कई मौकों पर वो सफेद साफा छोड़कर आईबी कैप लगाया करता है। अतीक को जानने वाले कहते हैं कि वो बहुत गुस्सैल मिजाज का है। उसका गुस्सैल स्वभाव तब भी दिखा जब पेशी के दौरान उसे ले जाया जा रहा था तो किसी ने उसे गाली दी और अतीक उसे घूर कर देखने लगा। कहा जाता है कि अतीक बदला लेना नहीं भूलता है। पूछताछ में बेटे असद के एनकाउंटर की जानकारी दिए जाने पर अतीक ने जवाब दिया कि जिस अधिकारी ने मारा है, जिन पुलिस कर्मियों ने मारा है, बस मुझे छूटने दीजिए, फिर बताता हूँ कि गद्दी क्या चीज है। इसी अकड़ और बदले की आदत की वजह से ही अतीक ने बरसों तक खौफ की हुकूमत चलाई। उमेश पाल की हत्या के सीसीटीवी फुटेज में अतीक का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम बम फेंकता हुआ नजर आता था। बहुत कम लोगों को पता है कि जुर्म की दुनिया के शुरुआती दिनों में अतीक अहमद की पहचान भी एक बमबाज की ही थी। कहते हैं कि अतीक को बम बनाने और सही निशाना लगाने दोनों में ही महारत हासिल थी। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। अगर इस सीसीटीवी फुटेज में पूरी तरीके से गौर करें तो बमबाज गुड्डू मुस्लिम ऐसे बम उड़ा रहा था जैसे वो फल बांट रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि अतीक अहमद भी अपनी पीढ़ी के बमबाजों में नंबर 1 था, बल्कि ये कहें कि अतीक अहमद ने प्रयागराज में बम बरसाने की प्रक्रिया को शुरू किया। बमबाजी, बदला, गुस्सा और दबंगई, इन्हीं आदतों ने अतीक को माफिया बना दिया। उसका पारिवारिक इतिहास अपराध का नहीं था। उसके पिता फिरोज अहमद इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे और अतीक को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अतीक 10वीं में फेल हो गया। जल्दी अमीर बनने के लिए वो लूट, अपहरण और वसूली करने लगा। करीब 62 साल की उम्र में भी अतीक का डील डॉल काफी अच्छा है। इसकी एक वजह पहलवानी का पुराना शौक भी है।
दरअसल अतीक के पिता फिरोज अहमद कुश्ती के शौकीन थे। इसी वजह से अतीक भी कुश्ती लड़ने लगा था। इसी वजह से इलाके में लोग उसे पहलवान के नाम से भी बुलाने लगे थे। 62 साल के अतीक अहमद का डील डॉल काफी अच्छा है और इसकी एक बड़ी वजह अतीक अहमद का पहलवानी का पुराना शौक भी है। बात अगर अतीक के पिता फिरोज अहमद की करें तो वो अतीक को पहलवानी के लिए दंगलों में ले जाया करते थे। पहले अतीक दंगलों में जाता था और बाद में पहलवानी अतीक का शौक बन गया और अतीक अहमद प्रयागराज में पहलवान के नाम से मशहूर हो गया। ताकत के नशे में अतीक ने 17 साल की उम्र में पहला कत्ल किया। 1979 में उस पर पहली बार प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में मोहम्मद गुलाम नाम के एक शख्स की हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद वो जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम बन गया। अतीक पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद अतीक ने बाकायदा अपना गैंग बना लिया। पुलिस फाइलों में इस गैंग का नाम IS 227 के तौर पर दर्ज है। अतीक की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने 1985 में गुंडा एक्ट और 1986 में गैंगस्टर की कार्रवाई की। अतीक को उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर भी कहा जाता है। दरअसल 1985 में उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट बना। इसके बाद इस एक्ट के तहत पहला मामला अतीक अहमद के खिलाफ ही दर्ज हुआ, लेकिन इससे न अतीक का दुस्साहस कम हुआ और न ही उसके जुर्म। उन्नीस 1986 में तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में अतीक के इलाके चकिया में सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में अतीक अहमद और उसके साथी सफदर रजा का नाम मुख्य दंगाइयों के तौर पर सामने आया था। उसकी भूमिका ने उसे अपने लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया, जिससे इलाके में उसका दबदबा कायम हो गया। पुराने वक्त के इलाहाबाद में तब चांद बाबा नाम के एक गुंडे का सिक्का चलता था। कहा जाता है कि उसे खत्म करने के लिए पुलिस और नेता दोनों अतीक को शह देने लगे। इससे अतीक और बड़ा गुंडा बन गया, लेकिन आगे चलकर वो चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो गया। पुलिस अब अतीक को गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगी, लिहाजा 1988 में हत्या के एक पुराने मामले में जमानत रद्द करवाकर उसने सरेंडर कर दिया। कानूनी दांवपेच में अतीक से पिछड़ने पर पुलिस ने उस पर NSA लगा दिया। अतीक 1 साल तक जेल में रहने के बाद ही बाहर आ सका। साल 1989 तक अतीक पर करीब 20 मामले दर्ज हो चुके थे। खाकी से बचने के लिए उसने खादी पहनने का फैसला किया और 1989 में चुनावी अखाड़े में उतर गया। किसी भी पार्टी से टिकट न मिलने पर वो इलाहाबाद पश्चिम सीट से निर्दलीय ही खड़ा हो गया। उसका मुकाबला कांग्रेस के गोपाल दास यादव से था, लेकिन चांद बाबा भी उसके खिलाफ मैदान में कूद गया और मुकाबला त्रिकोणीय बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मतदान के बाद 6 नवंबर 1989 को अतीक ने चांद बाबा की हत्या कर दी। उस दिन अतीक अपने गुर्गों के साथ रोशन बाग इलाके में चाय की एक दुकान पर बैठा था। तभी वहां पर अपने गैंग के साथ चांद बाबा भी पहुंच गया। दोनों गैंगों के बीच गोली और बम चलने लगे, जिसका अंत चांद बाबा की हत्या से हुआ। खौफ का दौर था, तो वो 17 साल की उम्र में जो उसने मर्डर किया, तो शुरू तो वहीं से हो गया था। लेकिन जब चांद बाबा की इसने हत्या की, उसके बाद इसका दबदबा ज्यादा कायम हो गया, इसलिए कि चांद बाबा को जो मार सकता है, फिर उससे हर आदमी को डरना चाहिए। तो ये जो नैरेटिव वहां बना प्रयागराज में कि अतीक जो है ये अगर चांद बाबा को मार सकता है तो किसी को मार सकता है, इसलिए ये खौफ का पर्याय बन गया। पुलिस चांद बाबा की हत्या में कोई एक्शन ले पाती कि अगले ही दिन चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया। कुल 25,906 वोट पाकर अतीक 8,102 वोटों से चुनाव जीत गया और पहली कोशिश में ही निर्दलीय विधायक बन गया।
गैंगवार में मारे गए चांद बाबा को इस चुनाव में 9,221 वोट ही मिले। पहली बार विधायक बनने के बाद अतीक 1991 और 1993 में भी चुनाव जीत गया। आरोप लगते हैं कि ये जीत उसे बूथ कैप्चरिंग की बदौलत हासिल होती थी, लेकिन उसके खौफ के कारण कोई शिकायत नहीं करता था। हालांकि इन्हीं वजहों से 17 फरवरी 1992 को पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट खोल दी, जिसका हिस्ट्री शीट नंबर 39A है। लगातार 3 जीत के बाद मुलायम सिंह यादव ने चौथी बार उसे समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया। अतीक इस बार भी जीत गया, लेकिन 1999 में वो सोनेलाल पटेल के अपना दल में शामिल हो गया। उसने प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। 2002 में अपना दल के टिकट पर ही उसने इलाहाबाद पश्चिम सीट से जीत हासिल की। हालांकि इस चुनाव के बाद यूपी में मायावती की सरकार बन गई और प्रदेश में बाहुबलियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी गई। इस पर अतीक ने तत्कालीन सीएम मायावती पर ही अपनी हत्या की साजिश का इल्जाम लगा दिया। मैंने इतनी दरखास्तें दे रखी थी और यही कह रखा था कि कस्टडी में कचहरी में मेरे साथ एक घटना होगी। तो उसके बाद भी ये घटना जब और घटित हो रही थी, इसके मतलब इसमें गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर का, एसएसपी का, सब लोग कहाँ थे। हालांकि अगले ही साल यूपी में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। मौका देखकर अतीक दोबारा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। मुलायम सिंह यादव ने 2004 में उसे फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाया। यहां से जीतकर अतीक अहमद पहली बार देश की संसद में पहुंच गया। अतीक के सांसद बनने की वजह से इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर उपचुनाव हुए। अतीक ने अपने छोटे भाई अशरफ को एसपी से टिकट दिलवाया। कभी अतीक के साथी रहे राजूपाल बीएसपी में शामिल होकर अशरफ के खिलाफ खड़े हो गए। इस चुनाव में राजूपाल 4000 वोटों से जीत गए, लेकिन अतीक से दुश्मनी भी शुरू हो गई। उनके ऑफिस पर बमबाजी हुई, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, लेकिन वो दोनों ही बार बच गए। 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद पश्चिम के विधायक राजूपाल 2 गाड़ियों से सुलेम सराय के जीटी रोड से होते हुए घर जा रहे थे। तभी एक वैन से आए हमलावरों ने उनकी गाड़ी ओवरटेक करने के बाद गोलियां चलानी शुरू कर दी। राजूपाल की मौत हो गई। उनके शरीर से 19 गोलियां निकली। अशरफ को बसपा के राजूपाल चुनौती देते हैं और राजूपाल चुनाव जीत जाते हैं। ये बात इनको बर्दाश्त नहीं। अतीक अहमद ने अपने भाई की हारी हुई सीट को खाली कराने के लिए, ऐसा सभी जानते हैं, प्रयागराज में आप किसी से बात करेंगे हर आदमी यही कहेगा कि उस सीट खाली कराने के लिए हत्या कराई गई थी। उस सीट खाली कराने के लिए हत्या हो गई राजूपाल की। फिर बाई इलेक्शन होता है, उस बाई इलेक्शन में फिर अशरफ को टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी को, फिर अशरफ चुनाव जीतता है। राजूपाल जिस तरह से पूरा मुफ्ती इलाके से, देहात से धूमनगंज होते हुए शहर की तरफ अपनी गाड़ी में भाग रहे थे और दौड़ा के, जैसे कहते हैं ना कि फायरिंग हो रही है 2 गाड़ियों में और आगे गाड़ी भाग रही है, बचने की कोशिश कर रही है, फिर उसको ओवरटेक करके, क्रॉस करके और इतनी गोलियां मारी गईं। 2005 में उपचुनाव हुआ। एसपी ने दोबारा अशरफ को टिकट दिया। बीएसपी ने शादी के सिर्फ 9 दिन बाद विधवा हुई पूजा पाल को टिकट दिया। अतीक का खौफ इतना ज्यादा था कि लोगों ने इस चुनाव में अशरफ को ही वोट दिया और वो चुनाव जीत गया। इन्होंने बहुत सारे, एक तो लोगों की दूसरों की संपत्ति हथिया लेना, जमीन हथिया लेना, दुकान हथिया लेना और तरह तरह से इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया था। अतीक इतना बेखौफ हो चुका था कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दिल्ली के पास नोएडा में अथॉरिटी के चेयरमैन राकेश बहादुर के ड्राइंग रूम में जबरदस्ती घुस गया था। वो एक इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित कराना चाहता था। घर में न होने का बहाना बनाकर राकेश बहादुर 2 घंटे तक किसी और कमरे में छिपे रहे, जिसके बाद अतीक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। जब वो जमीन का अतीक के मर्जी के इच्छा के साथ
वो नहीं जमीन मिल पाई तो उसके गुंडों ने, उन लोगों ने घर में घुस करके उनको बेइज्जत करने की कोशिश की, क्योंकि उनको महसूस हो रहा था कि सरकार तक हमारा संरक्षण है और कोई बोलेगा नहीं। जिस उमेश पाल हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आने के बाद अतीक अहमद के परिवार को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, वो उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह थे। प्रयागराज में जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब उमेश उनके पीछे चल रही गाड़ी में बैठे थे। 28 फरवरी 2006 को अतीक ने उमेश का अपहरण करवा लिया। उसे प्रयागराज के करबला के एक दफ्तर ले जाकर रात भर पीटा गया। इसके बाद उमेश इतना डर गए थे कि उन्होंने कोर्ट में अतीक के पक्ष में गवाही दे दी। सांसद बनने के बाद अतीक बड़ा नेता तो बन गया, लेकिन माफियागिरी नहीं छोड़ी। उसने अपने भाइयों और अपने लड़कों तक को गुनाह के दलदल में धकेल दिया। 2007 में बीएसपी सरकार आई, अतीक पर नकेल कसने लगी। सांसद होने के बावजूद अतीक फरार हुआ तो मायावती सरकार ने उस पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पीतमपुरा के एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। 95 का गेस्ट हाउस कांड, जिसमें बसपा और सपा मिलकर सरकार चला रहे थे और अचानक अलग हुए तो बसपा विधायकों की मारपीट हुई यहाँ पे, और उसमें अतीक ने बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर बढ़ चढ़कर बसपा के लोगों पर हमला किया था। मायावती को भी एक कमरे में लोगों ने बंद कर दिया था, तो वो घटना मायावती को याद थी। 2012 में अतीक ने जेल से ही विधानसभा का चुनाव लड़ा। प्रचार के लिए उसने जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 जजों ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। आखिरकार 11वें जज ने सुनवाई की, लेकिन उन्होंने अतीक को बेल दे दी। – 2016 में दिसंबर के महीने में अतीक ने समर्थकों के साथ इलाहाबाद के शियार्ट्स कॉलेज में एक निलंबित छात्र की पैरवी के लिए तोड़फोड़ और मारपीट की। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद 22 दिसंबर को वो 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंच गया। वो जिधर भी गया जाम लग गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। – 2017 में योगी सरकार के आने के बाद हाईकोर्ट ने सभी मामलों में अतीक की बेल रद्द कर दी, लेकिन जेल से भी वो खौफ की हुकूमत चलाता रहा। 2018 में वो देवरिया जेल में बंद था। तब उसके इशारे पर लखनऊ के एक बिजनेसमैन मोहित जायसवाल का अपहरण कर लिया गया। उसे 300 किलोमीटर दूर देवरिया जेल लाया गया, जहां अतीक ने उसकी पिटाई की और प्रॉपर्टी के लिए उससे सादे कागज पर दस्तखत करवा लिए। योगी सरकार के कार्यकाल में माफिया को मिट्टी में मिलाने का अभियान शुरू हो गया। अतीक की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलने लगा। हाल यह है कि एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे को प्रयागराज के चकिया के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो कोर्ट में अर्जी देने के बावजूद अतीक जनाजे में शामिल नहीं हो सका। कहा जाता है कि इसी कब्रिस्तान में उसके पिता फिरोज को भी दफनाया गया था, यानी जहां अतीक के पिता दफन हैं, वहीं उसका बेटा भी दफन हुआ।